प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र। आज हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय प्रारंभ करना है। अध्याय 14 राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं। गत क्लासेज के अंदर हमने बाजार के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया था एवं उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया था। चलते हैं इस लेसन के फर्स्ट टॉपिक, स्टॉक एवं प्रवाह की अवधारणा। क्या है स्टॉक एवं प्रवाह की अवधारणा? देखिए, आर्थिक चरों को समयावधि के आधार पर या समय तत्व के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला आता है स्टॉक एवं दूसरा आता है प्रवाह। आर्थिक चरों को जब समय तत्व के आधार पर मापा जाता है तो यदि किसी एक निश्चित समय बिंदु की बात की जाए, किसी एक निश्चित समय बिंदु पर आर्थिक चर को मापा जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। क्या है समय बिंदु से तात्पर्य? जैसे मैं आपको कहूं कि 1 अगस्त 2020 को आपके खाते में जमा राशि कितनी है, तो ठीक उस 1 अगस्त 2020 की बात की जा रही है, उस एक समय बिंदु की बात की जा रही है, ना ही तो 2 अगस्त की बात की जा रही है और ना ही जुलाई के किसी दिन की बात की जा रही है। हम जिस बिंदु की बात कर रहे हैं, जिस एक समय बिंदु की, कौन सा समय बिंदु? 1 अगस्त 2020। तो यदि किसी भी आर्थिक चर को उस एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाए कि उस समय बिंदु पर आर्थिक चर या उसकी मात्रा कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, तो किसकी अवधारणा होगी? ये स्टॉक की अवधारणा होगी। अब दूसरा आता है प्रवाह। प्रवाह से क्या तात्पर्य है? अब यदि आर्थिक चर को एक समय अवधि में मापा जाए, बिंदु की बजाय किसमें? समय अवधि में। जैसे मैं आपको कहूं कि आपकी मासिक आय कितनी है, कितने महीने की बात हो रही है? पूरे 1 महीने की। तो चूंकि इकाई अवधि में मापा जा रहा है, अर्थात प्रवाह की जो अवधारणा होती है वो समय की किसके रूप में मापा जाता है? प्रति इकाई समय अवधि के रूप में। मैं आपको कहूं कि आपकी वार्षिक आय कितनी है, तो इससे तात्पर्य क्या है? हम 1 वर्ष की समय अवधि की बात कर रहे हैं। मासिक व्यय कितना है? 1 महीने के व्यय की बात कर रहे हैं, 30 दिन की समय अवधि की बात कर रहे हैं। तो यदि किसी भी आर्थिक चर को एक निश्चित समय अवधि में मापा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। ये ठीक उसी प्रकार के से है जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंस M4। आप कहते हैं कि सिंस कहाँ लगाते हैं? हम कहते हैं कि समय बिंदु के पहले। 4 कहाँ लगाते हैं? हम समय अवधि के साथ लगाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार है कि यदि आर्थिक चर को एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है तो वो स्टॉक है और एक निश्चित समय अवधि में मापा जाता है तो वो क्या है? प्रवाह है। तो प्रश्न आ सकता है स्टॉक एवं प्रवाह की अवधारणा हमें क्या लिखना है? दोनों की परिभाषा लिखते हुए एक एक उदाहरण हम कोई भी लिख सकते हैं। कोई भी उदाहरण आप ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको 1 अगस्त 2020 ही लिखना है। आप 1 जुलाई 2015 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा है। दूसरा प्रश्न आ सकता है जो सामान्यतया इंपॉर्टेंट है और आता भी है, स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर पूछा जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको परीक्षा में यदि कोई अंतर का प्रश्न आता है तो जहां तक संभव हो हमने इस प्रकार से टेबल बनाते हुए लिखना है। पहला अंतर क्या होगा? देखिए, स्टॉक का संबंध किससे है? समय बिंदु से है और प्रवाह का संबंध किससे है? समय अवधि से। ये पहला इसके अंदर अंतर है। दूसरा आता है स्टॉक का संबंध समय काल से। समय काल से इसका कोई लेना देना नहीं होता, किसी भी समय काल से संबंधित एक निश्चित बिंदु हो सकता है। इसका समय काल से संबंध होता है किसका? प्रवाह से। प्रवाह का समय काल से संबंध होता है। नेक्स्ट आता है स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। ये बहुत समझने वाली चीज है कि स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है लेकिन प्रवाह स्टॉक को प्रभावित नहीं करता। इसका कारण क्या है? देखिए, स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। जैसे यदि हम बात करें मासिक आय की, हमने ले लिए 1 महीने में 3 दिन कि पहला दिन, फिर 15वां दिन और 30वां दिन। समझ गए? अब मान लीजिए कि 15 तारीख को हम उसकी यदि मासिक आय की बात करें कि 15 तारीख को कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, तो ये 100 रुपए उसकी मासिक आय में जुड़ गए। अब मान लीजिए कि यह 100 की बजाय ये कितने कमाता? 1000 कमाता, तो ये कितने जुड़ते उसकी मासिक आय में? 1000 जुड़ते। अर्थात ये जो 15वें दिन की आय थी
या 15वें दिन की जो इनकम थी उस समय बिंदु से संबंधित, क्योंकि 15 तारीख एक समय बिंदु हो गया और समय बिंदु से संबंधित आर्थिक चर को क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो जब 15 तारीख की आय 100 रुपए थी और दूसरे हमने जब उदाहरण लिया कि हम ये माने कि 100 की बजाय इनकम कितनी हो, 1000 हो, तो देखिए मासिक आय में कितने का अंतर आ जाएगा, 900 का अंतर आ जाएगा, क्योंकि पहले 100 थी तो 100 रुपए कुल मासिक आय में जुड़े हुए होंगे और जब उसको 100 की बजाय हमने कितना माना, 1000 माना, तो अब कितने जुड़ेंगे, 100 की जगह 1000 जुड़ेंगे। अर्थात इस स्टॉक ने, क्योंकि 15 तारीख की बात हो रही है तो क्या है, स्टॉक है, तो स्टॉक ने मासिक आय को प्रभावित किया। यही हमने लिखा है कि स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है, क्योंकि मासिक आय किसका उदाहरण है, प्रवाह का उदाहरण है। तो जब हमने एक समय बिंदु की आय को बदला, जब हमने 15 तारीख की आय को 100 से 1000 करें या 1000 से 100 करें, तो मासिक आय में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन का मतलब क्या है, प्रभावित हो रही है, और मासिक आय है क्या, प्रवाह है, और 15 तारीख की आय क्या है, स्टॉक है, अर्थात स्टॉक प्रवाह को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि प्रवाह स्टॉक को प्रभावित नहीं करता। ये कैसे नहीं करता, कि मान लीजिए प्रारंभिक दशा में किसी व्यक्ति की मासिक आय है वो 20,000 रुपए है। अब यदि उसकी आय कितनी हो जाए, 30,000 हो जाए, लेकिन ऐसा मान लें कि जब उसकी मासिक आय 20,000 थी तब भी जो 15 तारीख की आय है वो 100 रुपए है, और जब मासिक आय 30,000 हो गई तब भी उसकी 15 तारीख की आय क्या है, 100 रुपए है। तो मासिक आय बढ़कर 20,000 से 30,000 हो गई, अर्थात प्रवाह 20,000 से कितना हो गया, 30,000। लेकिन हो सकता है ये जो 10,000 रुपए की वृद्धि हुई है ये 15 तारीख को छोड़कर बाकी सारे दिनों में हुई हो, 15 तारीख को नहीं हुई हो। तो 15 तारीख को क्या है, 100 रुपए मासिक आय, और ये क्या है, ये स्टॉक है। तो प्रवाह ने स्टॉक को प्रभावित नहीं किया। तो अर्थात ये अनिवार्य नहीं है कि प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करे, लेकिन स्टॉक प्रवाह को हमेशा क्या करता है, प्रभावित करता है। तो हमें यही लिखना है कि स्टॉक प्रवाह को तो प्रभावित करता है लेकिन प्रवाह स्टॉक को प्रभावित नहीं करता। मेरे ख्याल से सब बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये हमारे मात्र समझने के लिए है, इसको हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि आपको ये अंतर कैसे होता है ये क्लियर हो जाए। और बाय द वे यदि प्रश्न आ जाए कि किस प्रकार से प्रभावित करता है, तब हम ये उदाहरण लेते हुए क्लियर कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। और लास्ट हमने अंतर लिख दिया उदाहरणों के रूप में। इसके उदाहरण हमने लिख दिए कि बैंक में जमा धन किसी एक स्पेशल तारीख को, दिन को, इसी प्रकार से किसी एक दिन की हमारी संपत्ति या प्रॉपर्टी जो भी है। इसी प्रकार से इसमें हमने लिख दिया मासिक व्यय या वार्षिक आय, कोई भी आप दो उदाहरण लिख सकते हो। तो ये थी स्टॉक एवं प्रवाह की अवधारणा और इनके दोनों के मध्य अंतर। नेक्स्ट चलते हैं हम, इस लेसन का नेक्स्ट टॉपिक है आय का चक्राकार या वर्तुल प्रवाह। वो क्या है उसकी हम व्याख्या करते हैं। चलिए चलते हैं। आय का चक्राकार या वर्तुल या चक्रीय प्रवाह क्या है। ये सबसे पहले विचार दिया था फ्रैंकाइज क्विज़ने ने। फ्रांस के ये प्रकृतिवादी कृषि अर्थशास्त्री थे। 1758 के अंदर इन्होंने सर्वप्रथम ये विचार दिया था कि इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह होता है। बाद में कार्ल मार्क्स के द्वारा इसकी दोबारा से व्याख्या की गई, किसकी, आय के चक्रीय या वर्तुल प्रवाह की। देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होते हैं, जिसमें मुख्यतः हम कहते हैं कि परिवार क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र या सरकार, इस तरीके से ये सारे क्षेत्र होते हैं। लेकिन सामान्य रूप से एक सरल अर्थव्यवस्था में यदि हम माने तो दो क्षेत्र होते हैं, परिवार क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र। इनकी चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या है, अर्थात आय का जो चक्रीय प्रवाह जिसकी व्याख्या की गई थी, इसकी मुख्य मुख्य मान्यताएं क्या है उनकी हम चर्चा करते हैं। उत्पादन के अंदर हमने उत्पादन के 4 साधनों की चर्चा की थी, आपको याद होगा, भूमि, पूंजी, श्रम एवं उद्यमी, वर्ती। तो इन चारों उत्पादन के साधनों का जो संबंध है वो किससे है,
परिवार क्षेत्र से है। व्यवसायिक क्षेत्र इन उत्पादन के साधनों को काम में लेते हुए क्या करता है, उत्पादन करता है। उस उत्पादन को वो क्या करता है, पुनः परिवार क्षेत्र को बेच देता है। चूंकि उत्पादन के साधनों को व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। उस भुगतान के द्वारा पुनः वो व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को खरीद लेते हैं। इस प्रकार से आय एक सर्किल के रूप में घूमती रहती है। उसकी हम रेखा चित्र के द्वारा भी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसकी मान्यताएं क्या क्या है। पहली मान्यता है कि देश में संपूर्ण उत्पादन व्यवसायिक फर्में ही करती है, अर्थात जो कुछ भी वस्तु खरीद की जाती है उपभोक्ताओं के द्वारा या परिवार क्षेत्र के द्वारा, वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाएगी, व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा ही उत्पन्न की जाएगी। अर्थात किसी भी वस्तु का उत्पादन व्यवसायिक फर्में ही करेंगी। कोई भी उपभोग योग्य वस्तु परिवार क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न नहीं की जाएगी या अन्य किसी क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न नहीं की जाएगी। किसी भी वस्तु का उत्पादन करेंगी तो कौन सा फर्में करेंगी, व्यवसायिक फर्में या व्यवसायिक क्षेत्र ही उस वस्तु का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट आता है, फर्में अपना संपूर्ण उत्पादन बेच देते हैं, कोई भी तैयार माल या कच्चा माल शेष नहीं रहता। अर्थात इन उत्पादन के साधनों के द्वारा कोई भी उत्पादन जो किया जाएगा व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा, वो सारा का सारा क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। ना तो तैयार उत्पादन शेष रहेगा और ना ही कोई कच्चा माल शेष रहेगा। नेक्स्ट आता है, देश में सरकार द्वारा कोई भी कर नहीं लगाया जाता। अर्थात देश में सरकार जरूर विद्यमान होती है। चूंकि हम सरल अर्थव्यवस्था के अंदर कितने क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, 2 क्षेत्रों की, तो सरकार का किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं होता। अर्थात ना तो सरकार उत्पादन पर कर लगाती है और ना ही उत्पादन करने के लिए सरकार किसी प्रकार की सब्सिडी या अनुदान जारी करती है। अर्थव्यवस्था बंद प्रकार की। बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, अर्थव्यवस्थाएं 2 प्रकार की होती है, खुली अर्थव्यवस्था एवं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य यह है कि यदि किसी देश का अन्य देशों से व्यापार नहीं होता, आयात निर्यात नहीं होता, तो अर्थव्यवस्था कैसी है, बंद प्रकार की। और यदि किसी देश का अन्य देशों से व्यापार होता है, अर्थात आयात निर्यात होता है, तो वो अर्थव्यवस्था कैसी है, खुली प्रकार की। तो यहां अर्थव्यवस्था में हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं, बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। यदि खुली प्रकार की अर्थव्यवस्था की हम चर्चा करें तो ये जो वर्तुल प्रवाह के अंदर या जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, परिवार क्षेत्र और व्यवसायिक क्षेत्र, इसकी बजाय कितने क्षेत्र हो जाएंगे, 2 की बजाय 5 हो जाएंगे। कौन कौन से, परिवार क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, पूंजी बाजार, सरकार एवं अन्य विषय। क्योंकि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, सरल अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार के क्षेत्रों की। तो हम ये मानते हैं कि व्यवसायिक क्षेत्र का जो सारा का सारा उत्पादन है वो परिवार क्षेत्र के द्वारा खरीद लिया जाता है, या ये जो उत्पादन है इनको इनके द्वारा व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा परिवार क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। और यदि अर्थव्यवस्था खुले प्रकार की होगी तो जो व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा तैयार वस्तुएं हैं वो अन्य विश्व के लोगों के द्वारा भी क्या की जाएंगी, खरीदी जाएंगी। इसलिए यहां पर हम सिर्फ किसकी चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था की मान्यता को लेकर यह सिद्धांत चलता है। अब हम चलते हैं इस सिद्धांत का या आय के वर्तुल प्रवाह को रेखा चित्र के द्वारा किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, उसकी हम व्याख्या करते हैं। चलिए तो चलते हैं आय का चक्राकार एवं वर्तुल प्रवाह क्या है। 2 क्षेत्र हमने पढ़े हैं, परिवार क्षेत्र एवं व्यवसायिक क्षेत्र। प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का कि आय के चक्रीय एवं वर्तुल प्रवाह में 2 क्षेत्र कौन से हैं, तो हमें लिखना है परिवार क्षेत्र और नंबर 2 व्यवसायिक क्षेत्र। अब हम चलते हैं परिवार क्षेत्र क्या है। वह क्षेत्र जो उत्पादन के साधनों का क्या है, स्वामी है। अर्थात जो उत्पादन के साधन हैं, जो उत्पादन के काम आते हैं, कौन कौन से साधन हमने भूमि, पूंजी, श्रम एवं उद्यमी पढ़े थे। तो जो उत्पादन के साधनों का स्वामी है और इन उत्पादन के साधनों को उत्पादन के लिए ये व्यवसायिक क्षेत्र को क्या करवाता है, उपलब्ध करवाता है। देखिए जो हमने रेखा चित्र या वक्र या ये जो चित्र बनाया है, इसमें ये जो ऊपर की लाइन जा रही है, इसमें ये तीर का सिंबल इस प्रकार से है। इसका तात्पर्य क्या है कि जो ये उत्पादन के साधन है
इनका परिवार क्षेत्र से व्यवसायिक क्षेत्र की ओर प्रवाह हो रहा है। अर्थात उत्पादन के साधन परिवार क्षेत्र के पास होते हैं और ये किनको उपलब्ध करवाता है? व्यवसायिक क्षेत्र को। तो आपको इन जो तीर के सिंबल हैं इनका खास तौर से ध्यान रखना है कि ये इसका तात्पर्य है कि उत्पादन के साधन व्यवसायिक क्षेत्र को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? परिवार क्षेत्र के द्वारा, क्योंकि उत्पादन के साधनों का स्वामी परिवार क्षेत्र होता है। अब बदले में क्या होता है? उत्पादन के साधनों को उनके योगदान के बदले भुगतान किया जाता है। किसके द्वारा? व्यवसायिक क्षेत्र का। देखिए इस प्रकार से तीर का निशान किसकी तरफ है? इसकी तरफ है। अर्थात इनके योगदान के बदले व्यवसायिक क्षेत्र इनको क्या देता है? भूमि के योगदान के बदले उसको लगान देता है, पूंजी के योगदान के बदले ब्याज देता है, श्रम के योगदान के बदले मजदूरी देता है और उद्यमी को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। अर्थात परिवार क्षेत्र से साधनों का इस ओर प्रवाह होता है और व्यवसायिक क्षेत्र को के द्वारा इनको उसके बदले में क्या दिया जाता है? लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ दिया जाता है। अब ये तो होगी उत्पादन की बात। अब जो उत्पादन व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा किया गया, किससे? परिवार क्षेत्र के उत्पादन के साधनों के द्वारा वो विक्रय किया जाता है। किसको? परिवार क्षेत्र को। अर्थात व्यवसायिक फर्में उस उत्पादन को उपलब्ध करवाती हैं। किसको? परिवार क्षेत्र को। अब ये तीर का सिंबल इस ओर है, इसका मतलब इसका प्रवाह किस ओर हो रहा है? परिवार क्षेत्र की ओर। कहां से? व्यवसायिक क्षेत्र से। तो जो तैयार उत्पादन था उसको विक्रय किया जाता है या उसको उपलब्ध करवाया जाता है उपभोग के लिए। किसको? परिवार क्षेत्र को। और बदले में परिवार क्षेत्र के द्वारा इन सेवाओं एवं वस्तुओं के उपभोग के बदले भुगतान किया जाता है। किसको? व्यवसायिक क्षेत्र को। वस्तु एवं सेवा पर व्यय के बदले जो भुगतान किया जाता है वो परिवार क्षेत्र से किस ओर जाता है? व्यवसायिक क्षेत्र की ओर। तो इस प्रकार से देखिए ये जो आय है वो एक वर्तुल रूप से, चक्रीय रूप से घूमती रहती है। उत्पादन के साधनों के बदले में भुगतान और उस भुगतान के बदले में वस्तु एवं सेवा का प्रवाह और उन वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च। तो ये एक चक्कर चलता रहता है आय का। व्यवसायिक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र, परिवार क्षेत्र से व्यवसायिक क्षेत्र। चूंकि ये सर्किल के रूप में घूमती है इसीलिए इसको वर्तुल प्रवाह, चक्रीय प्रवाह या चक्राकार प्रवाह कहते हैं। तो यह है आय का चक्राकार या वर्तुल या चक्रीय प्रवाह। और प्रश्न आ जाए कि इसको आय का चक्रीय वर्तुल प्रवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आय है वो परिवार क्षेत्र एवं व्यवसायिक क्षेत्र के बीच में एक चक्कर के रूप में घूमती रहती है, इसीलिए इसको आय का चक्रीय या वर्तुल प्रवाह कहते हैं। अब ये चक्रीय या वर्तुल प्रवाह दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है ये वास्तविक प्रवाह हो सकता है, एक ये मौद्रिक प्रवाह हो सकता है। वास्तविक प्रवाह से तात्पर्य यह है कि परिवार क्षेत्र के द्वारा जब उत्पादन के साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं व्यवसायिक क्षेत्र को, तो उनको ये भुगतान नगद रूप में ना दे करके यदि वस्तुओं के रूप में ही कर दिया जाए तो वो वास्तविक भुगतान है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि उत्पादन के साधनों को उनके उत्पादन में योगदान के बदले भुगतान किया जाता है, और यदि ये भुगतान पैसे के रूप में या मुद्रा के रूप में ना करके वस्तुओं के रूप में कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए XYZ कोई भी वस्तु का निर्माण इन साधनों के द्वारा किया जा रहा है, उनके योगदान के बदले उनको वही वस्तु प्रदान कर दी जाए कि आपका जो दिन का योगदान है या मासिक जो भी योगदान है उसके बदले में आपकी इतनी वस्तुएं आपको दी जाती हैं। तो ये कैसा प्रवाह हो जाएगा? वास्तविक प्रवाह हो जाएगा। अब यदि इसको मुद्रा के रूप में किया जाए कि इनको ये भुगतान मुद्रा के रूप में किया जाए, ठीक इसी प्रकार से यहां भी इनके द्वारा वस्तुओं पर खर्च है जो मुद्रा के रूप में किया जाए, पैसे के रूप में इनके द्वारा भुगतान किया जाए और पैसे के रूप में ही इनके द्वारा भुगतान किया जाए, तो ये कैसा प्रवाह हो जाएगा? मौद्रिक प्रवाह हो जाएगा। तो पूछा जाए कि कितने प्रकार का है? वास्तविक एवं मौद्रिक प्रवाह। यदि साधनों को भुगतान मुद्रा के रूप में ना किया जाए तो उसको हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं, और यदि साधनों को भुगतान एवं परिवार क्षेत्र के द्वारा जो व्यय है वो मुद्रा के रूप में किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको ये रेखा चित्र, इसमें खास तौर से तीर किस ओर जा रहा है वह हमें अच्छी तरह से लिखना है। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।